हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानी फवाद चौधरी के बदले सुर अब भारत से करने लगा व्यापार की गुहार। जी हां, बताएंगे कैसे रोने लगा भारत के आगे जैसे ही इनको पता चला कि पीएम मोदी बनने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो वहीं आपको बता दें, भारतीय वायुसेना में शामिल हुए इजरायली मिसाइल रैमपेज सुपरसोनिक गति से मार करने में है सक्षम। साथ ही साथ सांसद बने अमृतपाल सिंह से मिलने माता पिता पहुंचे डिब्रूगढ़ जेल। क्या शपथ ग्रहण के लिए जेल में बंद अमृतपाल को मिलेगी बेल? कागजी कार्रवाई पूरा करने में जुटा परिवार। बताएंगे दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर आपको। तो वहीं क्या मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ ग्रहण में जाएंगे या नहीं, विपक्षी होने के नाते बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही साथ भारत पाकिस्तान मैच से पहले कप्तान रोहित शर्मा का सबसे बड़ा बयान, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानी फवाद चौधरी के बदले सुर अब भारत से करने लगे व्यापार की गुहार। जी हां, भारत में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पाकिस्तान के पूर्व कैबिनेट मंत्री फवाद चौधरी ने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला था। चौधरी ने पाकिस्तान में बैठकर भारत के चुनाव को लेकर कई बयान दिए थे, जिसमें पीएम मोदी के फिर से जीतने को भारत के लिए खतरनाक बताया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जीत हासिल करते हुए उनके सुर बदल गए हैं। अब चौधरी भारत को पाकिस्तान से व्यापार करने की सलाह देने लगा है। इतना ही नहीं, फवाद चौधरी को अब भारत के आर्थिक शक्ति बनने की चिंता भी सताने लगी है। उन्होंने आर्थिक सुधार के लिए क्षेत्रीय संपर्क शुरू करने की वकालत की है। जी हां, चौधरी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान को क्षेत्रीय शक्ति बनना है तो उसे पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर यहां अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है तो क्षेत्रीय शक्तियों बोले तो भारत, पाकिस्तान, चीन को एक साथ आ जाना होगा। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, भारत से बातचीत को गिड़गिड़ाए पाकिस्तानी राजदूत करने लगे पड़ोसी, पहले वाली बात कर डाली अपील। दरअसल कंगाली में डूबा पाकिस्तान लगातार भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। इस बार अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत मसूद खान ने ये गुहार लगाई है। खान ने कहा कि भारत की प्राथमिकता में पड़ोस पहले होना चाहिए और ये एक शांतिपूर्ण पड़ोसी होना चाहिए। उन्होंने भारत से पाकिस्तान के साथ आर्थिक संपर्क बढ़ाने का आग्रह किया है। पाकिस्तानी राजदूत ने दावा किया है कि अगर भारत के अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध होते तो उसकी प्रगति का अधिक सम्मान होता। तो वहीं पाकिस्तानी मूल के एक अमेरिकी व्यवसायी ने दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के शांतिपूर्ण और सफल संचालन पर भारत के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थिरता की गारंटी है। पाकिस्तानी अमेरिकी व्यवसायी यानी बिजनेसमैन साजिद तरार ने पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि भविष्य में भारत की स्थिरता के लिए मोदी का नेतृत्व आवश्यक है, जो कई दलों को आने और संविधान को अस्थिर करने से रोकेगा। मोदी का नेतृत्व भारत की स्थिरता और भारत के भविष्य की गारंटी है। यानी कि दोस्तों अब पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को पता चल चुका है कि भारत में किसी और की नहीं बल्कि मोदी की ही सरकार बनने वाली है, क्योंकि तब से पाकिस्तान लगातार बधाई भी नहीं दिया है दोस्तों। वो लगातार वेट कर रहा है कि कब भारत में सरकार बदल जाए, कब एनडीए की सरकार गिर करके इंडिया अलायंस की सरकार बन जाए। वैसे में जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण हो रहा है, ऐसे में अब पाकिस्तान समझ चुका है कि पीएम मोदी ही पीएम बनने वाले हैं, तो अब लगातार भारत के साथ अच्छे संबंधों की बात कर रहा है पाकिस्तान। ऐसे में इस दोगले नीति वाले पाकिस्तान को आप क्या करारा जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? भारी मात्रा में कमेंट में जवाब दीजिएगा पाकिस्तान को, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा आप लोग। और जो भारत की तरक्की चाहते हैं उस सामने लाइक का बटन है, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो वहीं अगली बड़ी खबर बता दें, भारतीय वायुसेना में शामिल हुए इजरायली मिसाइल रैमपेज सुपरसोनिक गति से मार करने में बड़ा सक्षम। जी हाँ, भारत अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। अपने लड़ाकू विमानों के बेड़े की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना ने रैमपेज लंबी दूरी की सुपरसोनिक हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को शामिल किया है, जो लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेद सकती है। भारतीय वायुसेना में हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल के नाम से जाने जाने वाली इस मिसाइल का इस्तेमाल इजरायली वायुसेना ने हाल ही में ईरानी ठिकानों पर किए गए हमलों में बड़े पैमाने पर किया था। रक्षा सूत्रों ने बताया है कि भारतीय वायुसेना ने अपने रूसी विमान बेड़े में रैमपेज को शामिल किया है, जिसमें सुखोई 30 MKI और मिग 29 लड़ाकू विमानों के साथ साथ जगुआर लड़ाकू विमान भी शामिल है। ऐसे में दोस्तों अपने भारतीय वायुसेना को आप लोग ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा नेक्स्ट फ्यूचरिस्टिक फाइट्स के लिए। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी को मस्क ने दी जीत की बधाई। भारत में काम को इच्छुक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपके आने से हमको बेहद खुशी होगी। जी हाँ, एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जीत की बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा है कि
कि वे भारत में अपनी कंपनी का काम करने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं। नरेंद्र मोदी जी आज यानी रविवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। वे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो वहीं उनके प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने के बाद से ही अन्य देशों के नेता और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बधाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमेरिकी टेक अरबपति एलोन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी जीत पर बधाई दी। मस्क ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों में आपकी जीत के लिए नरेंद्र मोदी आपको बधाई। मैं भारत में अपनी कंपनियों द्वारा रोमांचक काम किए जाने के लिए उत्सुक हूं। वहीं कार्यवाहक पीएम मोदी ने मस्क की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपकी बधाई के लिए आभारी हूं एलोन मस्क। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली भारतीय युवा देश की जनसांख्यिकी, पूर्वानुमानित नीतियां और स्थिर लोकतांत्रिक राजनीति अपने सभी भागीदारों के लिए कारोबारी माहौल प्रदान करती रहेगी। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें एलोन मस्क ने पोस्ट में यह भी लिखा है कि वो इस साल के अंत में भारत आने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था आप आएंगे तो हमें बेहद खुशी होगी। ऐसे में दोस्तों आप लोग भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑफिशियली तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए आज उनको बधाई देना मत भूलिएगा। कांग्रेचुलेशंस टू मोदी जी जरूर कहिएगा। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दे, जहां पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री पर हुआ बड़ा हमला तो पीएम मोदी जी ने भी की इसकी निंदा। ईयू चुनाव के लिए प्रचार करके लौट रही प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन पर बड़ा हमला हुआ। पीएम मोदी ने जताया दुख। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन पर हमले की निंदा की। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत इस हमले की कड़ी निंदा करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्स पर लिखा कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन पर हमले की खबर सुनकर मैं बहुत चिंतित हूँ। हम हमले की निंदा करते हैं। मैं अपने मित्र के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। दरअसल डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन पर राजधानी कोपेनहेगन की सड़क पर हमला हुआ है। हमले से प्रधानमंत्री सदमे में है। शहर के मध्य एक चौराहे पर एक शख्स प्रधानमंत्री की ओर बढ़ा और उन पर हाथ चला दिया। हालांकि आरोपी हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि हमलावर से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक हमले के मकसद के बारे में पता नहीं चल सका है। हालांकि इस हमले में उनके गर्दन पर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने हमले के सिलसिले में 39 वर्षीय एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह ट्वीट भी देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा है कि डीपली कंसर्न्ड बाय द न्यूज ऑफ द अटैक ऑन मेटे फ्रेडरिक्सन, डेनमार्क्स प्राइम मिनिस्टर, वी कंडेम दिस अटैक, विशिंग गुड हेल्थ टू माय फ्रेंड स्टेट्समैन। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उनका कहना है कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन पर हमले की खबर से मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। हम हमले की निंदा करते हैं और अपने दोस्त के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आप लोग भी दोस्तों गेट वेल सून अवश्य कह दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दे, सांसद बने अमृतपाल सिंह, क्या शपथ ग्रहण के लिए जेल में बंद अमृतपाल को मिलेगी बेल। कागजी कार्रवाई पूरा करने में जुटा उनका परिवार, यहाँ तक कि उनके माता पिता जेल तक मिलने पहुंच गए, डिब्रूगढ़ जेल। जी हाँ, साथ में मिठाइयां भी बांटी गई। दरअसल खालिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल सिंह ने लोकसभा चुनाव में खडूर साहिब सीट से जीत दर्ज किया। फिलहाल वो डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। अमृतपाल के परिवार ने उसकी शपथ के लिए आवेदन दायर किया है। सूत्रों का कहना है कि परिवार औपचारिकताएं पूरी करने के लिए डिब्रूगढ़ में है, लेकिन इस प्रक्रिया को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सिफारिश के बाद जेल अधिकारियों की मंजूरी की आवश्यकता है। यही वजह है कि अमृतपाल का परिवार जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई पूरी करने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि शपथ बाद में भी दिलाई जा सकती है, लेकिन लगता है कि अमृतपाल को तत्काल किसी तरह की राहत मिलने की संभावना नहीं है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल ने पंजाब के खडूर साहिब सीट पर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। उसने 1,70,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल किया। फिलहाल वो एनएसए के आरोप में बंद है और उसके खिलाफ लगभग दर्जन भर मामले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आपको क्या लगता है अगर आपसे हम ये सवाल पूछे कि क्या शपथ ग्रहण के लिए जेल में बंद अमृतपाल को मिलेगी बेल, हाँ या ना में जवाब देना मत भूलिएगा। और जो कहते हैं हाँ, वो कारण भी बताइएगा। इसी बीच अगली खबर की बात करें, जहां भारत से टेंशन के बीच आ रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, कहा मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना सम्मान की है बात। जी हाँ, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना उनके लिए सम्मान का बात होगा और इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की उनकी यात्रा से परिलक्षित होगा कि द्विपक्षीय संबंध सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद मुइजू की यह टिप्पणी आई। तो वहीं बता दें, इस शपथ ग्रहण में मोदी सरकार की स्ट्रेटजी आपको शपथ ग्रहण में चीन पाकिस्तान को छोड़ मॉरिशस, सेशेल्स जैसे छोटे देशों को क्यों बुलाया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। दरअसल भारत विश्व गुरु बनकर उभरा है। दुनिया ने भारत की मेहमान नवाजी पहले भी कई देखी है, यानी पहले भी बहुत सारी मेहमान नवाजी भारत की इन्होंने देखी है। अब एक बार फिर दुनिया के कई देश मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनने आ रहे हैं। इनमें
नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं, वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं, भूटान नरेश नामग्याल वांगचुक भी शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे, जबकि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ भी सुबह दिल्ली पहुंच ही रहे हैं। जैसा कि हमने आपको इससे पहले बताया, इनके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भी मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने जा रहे हैं। सेशल्स के राष्ट्रपति वावेल राम कलावन भी भारत आ रहे हैं। ऐसे में कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भारत ने चीन, पाकिस्तान जैसे सरहदी पड़ोसी मुल्कों के बजाय हिंद महासागर में छोटे द्वीपीय देशों मॉरिशस और सेशल्स को न्योता क्यों दिया। असल में ऐसा करने के पीछे इन देशों के जियोपॉलिटिकल लोकेशन और दुनिया में तेजी से बदलती कूटनीति है। दुनिया का चौधरी बनने के लिए चीन बहुत तेजी के साथ अपनी नौसेना का विस्तार कर रहा है। उसकी मंशा हिंद महासागर में भी अपना बड़ा बेड़ा तैनात कर यहाँ के तमाम देशों को दबा कर रखने का है। ऐसे में भारत ने चीन को टक्कर देने की ये बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। ऐसे में भारत के लिए भी जरूरी हो जाता है कि वो हिंद महासागर में अपनी सैन्य मौजूदगी को मजबूत करें। इसके लिए उसे हिंद महासागर में बसे छोटे देशों की जरूरत है, जहाँ पर बेस बनाकर वो चीन को टक्कर दे सके। ऐसे में मॉरिशस और सेशल्स भारत की इस रणनीति में मुफीद बैठते हैं। दोनों देशों में भारतवंशी लोगों को अधिकता है और वहाँ के लोग भारत के साथ अपना सांस्कृतिक जुड़ाव महसूस भी करते हैं। भारत भी इन देशों को विशेष तवज्जो देता है। ऐसे में दोस्तों, अगर भारत ने इन छोटे छोटे देशों को बुलाया है रादर देन चीन और पाकिस्तान, तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने बिना कुछ सोचे इनको नहीं बुला लिया। ऐसे में भारत की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है जो हमने आपको बताया है। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं दोस्तों। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दे, जहां चीन का नेपाल में नया खेल, तेल और गैस की खोज के लिए काठमांडू को फंसाया। जी हां, नेपाल जो पहले कई आर्थिक और भू राजनीतिक कारकों के कारण चीन की ओर पूरी तरह से झुकाव रखने में हिचकिचा रहा था, अब अपने बड़े उत्तरी पड़ोसी की ओर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे उसे हिमालयी देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को और बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। फिर भी नेपाल पर नजर रखने वालों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि हिमालयी देश चीन को एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका दे रहा है जो अब तक अछूता था। तेल और गैस की खोज में 1985 में नेपाल ने तेल और गैस की खोज के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया था। तो वहीं बता दे, भारत फिलीपींस के बाद अब एक और पड़ोसी चीन के निशाने पर वियतनाम के समुद्री क्षेत्र में जबरन सर्वे करा रहा है ड्रैगन। जी हां, भारत से करारा जवाब मिलने के चीन इन दिनों दक्षिण पूर्व एशिया के अपने पड़ोसियों के साथ आक्रामक रुख अपना रहा है। पिछले कुछ समय से चीन और फिलीपींस के बीच टकराव की खबरें सुर्खियां बनती रही हैं, लेकिन अब दक्षिणी चीन सागर में एक और देश बीजिंग के आक्रामक अभियान के निशाने पर है। जी हां, चीन के पड़ोसी वियतनाम ने अब चीन के सर्वेक्षण जहाजों की पानी में बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जताई है। हनोई ने बीजिंग की इन गतिविधियों को अवैध बताया है। वियतनामी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता फाम थू हांग ने 6 जून को बताया कि वियतनाम ने चीन से अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ पर अवैध सर्वेक्षण गतिविधियों को रोकने की मांग की है। जी हां, चीनी जहाजों की हाल के दिनों में वियतनाम के विशेष आर्थिक क्षेत्र में घुसपैठ बढ़ी है, जो हनोई के खिलाफ खतरे को बढ़ा रही है। तो वहीं बता दें, यूनाइटेड नेशन से बड़ी खबर, बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए वैश्विक अपराधियों की सूची में इजरायली सेना को डाला गया, जिसके बाद इजराइल ने कहा यह बहुत ही शर्मनाक फैसला है यूनाइटेड नेशन का। जी हां, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 2023 में बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए इजरायली सेना को अपराधियों की वैश्विक सूची में शामिल किया है। इजराइल के संयुक्त राष्ट्र दूत गिलाद एर्दन ने फैसले को शर्मनाक बताया है। एक राजनयिक सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि हमास और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद को भी सूचीबद्ध किया जाएगा। एर्दन ने बताया कि उन्हें शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर फैसले के बारे में सूचित किया गया। गुटेरेस 14 जून को बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर एक रिपोर्ट भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश करने वाले हैं। तो वहीं बता दें, इजराइल को गाजा में बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। हमास के कब्जे से 4 बंधकों को जिंदा छुड़ाया गया। आईडीएफ ने आतंकियों के गढ़ से यूं बचाई इनकी जान। बता दें, इजराइल ने गाजा के नुसरत में चलाए गए एक बड़े ऑपरेशन में हमास के कब्जे से 4 बंधकों को छुड़ाने में सफलता हासिल की है। इजराइल रक्षा बल ने इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि आईडीएफ, शिन बेत और इजराइल पुलिस के एक जटिल ऑपरेशन में शनिवार सुबह 4 इजरायली बंधकों को बचाया गया। इन चारों के नाम नोआ अरगामानी, अलमोग, मीर एंड्री, कोच लोब और शलोम जीव है। तो वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव तो हो गए खत्म, अब विधानसभा चुनाव की बारी। आखिर आपको बता दें, चुनाव आयोग की कैसी है तैयारी। दरअसल जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। लोकसभा
लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद मतदाताओं में उत्साह बढ़ गया है। लोकसभा चुनाव करीब 58% मतदान हुआ था। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में दिल्ली की कर्ज पर विधानसभा के चुनाव होंगे। विधानसभा चुनावों के बाद राज्य का दर्जा देने पर फैसला किया जा सकता है। चुनाव आयोग इस महीने के अंत तक गृह मंत्रालय के साथ बैठक करेगा। गृह मंत्रालय के साथ बैठक के बाद चुनाव आयोग राज्य के राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श करेगा। राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद विधानसभा चुनावों की घोषणा करेगा। तो वहीं आपको बता दें, मोदी 3.0 पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश से शामिल होंगे 900 भारतीय जनता पार्टी के नेता। इसमें हारे हुए प्रत्याशी भी होंगे आमंत्रित। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में आज यूपी के 900 से अधिक भाजपा नेता शामिल होंगे। इस समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन की ओर से मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश की सभी मंत्रियों, मौजूदा और पूर्व सांसदों, राज्यसभा और विधानसभा परिषद सदस्यों के अलावा प्रदेश और जिला स्तरीय पदाधिकारियों को भी आमंत्रण भेजा गया है। तो वहीं अगर कैबिनेट में किस किस को मिल सकती है जगह, कौन बन सकते हैं मंत्री, तो आपको बता दे अल्पमत में होने के बावजूद नई सरकार में भाजपा का पुराना रुतबा कायम रहेगा। एनडीए के घटक दलों की बैठक से यही संकेत मिले हैं। जी हां, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर वरिष्ठ नेता अमित शाह की उपस्थिति में हुए एनडीए की बैठक में तेदेपा को 3, जेडीयू को 2 और लोजपा, एनसीपी, शिवसेना, जनकल्याण, जेडीएस, रालोद को 1-1 मंत्री पद देने पर सहमति बनी है। जी हाँ, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण। कहा आज लेंगे फैसला, हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जी हाँ, राष्ट्रपति भवन में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण दिया गया है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कहा गया है कि इस निमंत्रण पर वे कल यानी कि आज 9 जून को फैसला लेंगे। इससे पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगी, हमें शपथ ग्रहण समारोह में कोई न्योता नहीं मिला है। तो वहीं दोस्तों, ममता बनर्जी ने शपथ लेने से पहले ही अशुभ बातें कह दी है एनडीए सरकार को लेकर। कहा एनडीए सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली, इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी। जी हाँ, इंडिया ब्लॉक सरकार बनाएगा, इंतजार करें, ये कहना है ममता बनर्जी का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को दावा किया है कि निकट भविष्य में केंद्र में इंडिया गठबंधन का प्रशासन देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि विपक्षी गठबंधन ने भले ही आज सरकार बनाने का दावा पेश ना किया हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कल भी वो ऐसा नहीं करेगा। ऐसे में पीएम मोदी के शपथ लेने से पहले ही जिस प्रकार से यह अशुभ बात बोली गई है दोस्तों ममता बनर्जी के द्वारा कि एनडीए की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, इस पर आप क्या जवाब देंगे ममता बनर्जी को? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, क्या इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को ऑफर किया प्रधानमंत्री पद? जेडीयू के इस दावे पर कांग्रेस ने क्या कहा आपको बता दें। क्या इंडिया गठबंधन की ओर से जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया? इन दिनों इस सवाल पर बहस छिड़ी हुई है। दरअसल जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दावा किया था कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम पद की पेशकश की गई। अब कांग्रेस की ओर से इसका जवाब दिया गया है। शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास इसको लेकर ऐसी कोई जानकारी है ही नहीं। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या वाकई में इंडिया अलायंस के नेताओं ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया होगा? और क्या वाकई में इस ऑफर के बाद नीतीश कुमार कहीं डगमगाने तो नहीं लगेंगे? जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो वहीं भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं। सोल्वर गैंग और पेपर लीक से निपटने के लिए योगी सरकार लाएगी नया कानून। जी हाँ, राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए नया कानून लाने जा रही है। इसमें सोल्वर गैंग और पेपर लीक पर कड़ाई से रोक का प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शनिवार को भर्ती आयोगों व बोर्ड के साथ बैठक में यह निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पेपर सेट करने की प्रक्रिया, उनकी छपाई कोषागार तक पहुंचाने, कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था, परीक्षा के बाद ओएमआर आयोग तक पहुंचाने, ओएमआर की स्कैनिंग, परिणाम तैयार करने सहित पूरी व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग एजेंसियों का उपयोग करें। एजेंसी का रिकॉर्ड की भलीभांति जांच करने के बाद ही उन्हें दायित्व दें। तो वहीं आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक में नहीं पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम। लखनऊ में बुलाई थी अहम मीटिंग। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। ये बैठक करीब घंटे भर से ज्यादा चला, लेकिन इस मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम बोले तो ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। सहयोगी दलों की तरफ से आशीष पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनिल कुमार बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा मंत्री से सांसद बने अनूप वाल्मीकि और जितिन प्रसाद भी मीटिंग में आए। दोनों डिप्टी सीएम परसों दिल्ली में थे। डिप्टी सीएम पाठक के बारे में बताया गया है कि वे आज ऋषिकेश जा चुके हैं। तो वहीं
इनको लेकर बड़ा ही कयास लगाए जाने लगा कि कहीं ये लोग अलग तो नहीं हो रहे, लेकिन रियलिटी क्या है दोस्तों वो आने वाला समय ही बताएगा। तो वहीं आपको बता दें, हरियाणा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, राज्य में होगी 50,000 पदों पर भर्ती, सीएम नायब सैनी का बहुत बड़ा ऐलान। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शनिवार को राज्य के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही विभिन्न श्रेणियों में 50,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा युवाओं को ग्रुप डी की नौकरियां भी दी जाएंगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें 10वीं पास के लिए भी सुनहरा मौका, इंडियन आर्मी में निकली बम्पर भर्ती। लेटेस्ट ओपन रैली की डिटेल आपको बता दें, देश की सेवा करने के इच्छुक युवाओं को भारतीय सेना का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। अगर आपने 10वीं या 12वीं पास कर ली और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और भारतीय सेना में सेवा करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना पूरे देश में रैलियों का आयोजन कर रही है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों बाकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। तो वहीं बता दें, भारत पाकिस्तान मैच से पहले कप्तान रोहित शर्मा का बड़ा बयान, न्यूयॉर्क की ड्रॉप इन पिच पर उठा दिए सवाल। जी हाँ, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 आज यानी 9 जून को रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमों के बीच ये मैच न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम की ड्रॉप इन पिच पर बवाल मचा हुआ है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ड्रॉप इन पिच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोहित ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी ड्रॉप इन पिचों से बहुत परिचित नहीं है। रोहित ने विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की भी तारीफ की, साथ ही पाकिस्तान टीम को लेकर भी बयान दिया। ऐसे में आप लोग अपनी भारतीय टीम को ऑल द बेस्ट ऑफ लक जरूर कहिएगा ताकि हम आज जीत सकें। बहरहाल इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।